नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज क्या समंदर में श्रद्धा केस के सबूत मिलेंगे? दिल्ली में जामा मस्जिद पर जंग क्यों छिड़ गई? अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार क्यों बताया? और गलवान पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा कैसे फंस गई? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीओके पर भारतीय सेना के बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दावा किया कि अगर सरकार ने कह दिया तो सेना पीओके को अपने कब्जे में ले लेगी। इसी बयान से पाकिस्तान की सेना में दहशत फैल गई। उसके अधिकारी गिड़गिड़ाने लगे, शांति की बात करने लगे। पाकिस्तान की सेना ने इस बयान को राजनीतिक बयान कहा और उस आरोप को गलत ठहराया कि पीओके में आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बयान दिया था और पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि उसने पीओके में रहने वालों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है और भारत उनके दर्द को महसूस करता है। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि भारत को पीओके तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद भारतीय सेना का बयान आ गया और पाकिस्तान घबरा गया। खौफ में आकर उसने बोल दिया कि पाकिस्तान की सेना शांति चाहती है। पाकिस्तान की घबराहट की वजह है भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार का आदेश मिलते ही सेना पीओके को वापस ले लेगी। जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने छूट गए क्योंकि भारत की सेना ने डंके की चोट पर पाकिस्तान से कह दिया था कि वो जब चाहे पीओके वापस ले सकती है, बस इंतजार है तो सरकार के आदेश का। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री के पीओके से जुड़े एक बयान से जुड़े सवाल के जवाब में ये बात कही थी क्योंकि पिछले महीने राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जिसके बाद उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत जब चाहे पीओके पर कब्जा कर सकता है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. पाकिस्तान ने जैसे ही ये सुना वो घबरा गया। उसने बयान की निंदा तो की ही, वो ये भी कहने लगा कि वो पीओके में शांति चाहता है। यानी घाटी में अशांति की असली वजह कहा जाने वाला पाकिस्तान शांति की बातें कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि भारतीय सेना जो दावा कर रही है वो उसे सच साबित कर सकती है और पीओके से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ सकती है। इधर मुंबई के पास ठाणे के एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने इसकी खबर पुलिस और वन विभाग को दी क्योंकि वो तेंदुआ लोगों को देखकर डर गया और एक इमारत से दूसरी इमारत में छलांग लगाने लगा। इसके बाद तो वहां रहने वाले लोगों की हालत और खराब हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस तेंदुए से बचने के लिए वो कहां जाएं। उससे घबराकर कई लोग तो अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अब भी अंदर फंसे थे। जिसके बाद वन विभाग, पुलिस और दमकल के कर्मचारियों ने मिलकर वहां की कुछ इमारतों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए सीढ़ी की मदद ली गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने उन इमारतों को खाली करवा लिया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद के विरोध में नारे लगा रहे एक आदमी की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि बीजेपी सांसद का विरोध होते देख उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने नारे लगा रहे आदमी को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक आदमी तो उस पर वही डंडा बरसाने लगा जिसमें बीजेपी का झंडा लगा था। उसने जमीन पर पड़े आदमी की पीठ पर एक के बाद एक कई बार डंडे बरसा दिए। इस दौरान वहां बांकुड़ा से बीजेपी सांसद सुभाष सरकार भी भीड़ के साथ खड़े दिखाई दिए। इस पूरे हंगामे से पहले वो आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर सुभाष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता दिखाई दिया। उसके हाथ में बीजेपी का झंडा भी नजर आया। नारे लगाने वाले ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उस आदमी को पैसे देकर पार्टी को बदनाम करने के लिए भेजा था। तृणमूल ताके मद खावार पैसा दिए पाठिয়েছে। जिस जगह ये सारा बवाल हुआ वहां बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उसी में हिस्सा लेने के लिए सुभाष सरकार वहां पहुंचे थे। इस बीच गुजरात के सूरत में कांग्रेस नेता बीएम संदीप पर आरोप लगा कि वो पकड़े जाने के डर से अपनी कार में कैश छोड़कर भाग गए। पूरा मामला एक कार से 75 लाख रुपए कैश मिलने का है, जिससे जुड़े वीडियो में एक शख्स भागता नजर आया, जिसे देखकर लगा कि वो किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। दावा किया गया कि वीडियो में कुर्ते पजामे में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता बीएम संदीप है। कार से उनका आधार कार्ड भी मिलने का दावा किया गया। कुछ और वीडियो भी सामने आए जो धुंधले तो थे, लेकिन उन्हें देखकर पता चल रहा था कि एक शख्स की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद वो उसे चकमा देकर भाग गया। इन्हीं वीडियो के आधार पर कांग्रेस नेता बीएम संदीप का नाम लिया गया और बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। अब जो कुछ दिखा है उसके बाद कांग्रेस के पास भाग के बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन कांग्रेस ने दलील दी कि वीडियो देखकर पता ही नहीं चल रहा कि भागने वाले बीएम संदीप हैं या फिर कोई और।
એ સંદીપ સાહેબનો ફોટો ક્લિયર નથી થતો। गुजरात के सूरत की 12 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा और इससे कुछ ही दिन पहले पुलिस ने 75 लाख जैसी मोटी रकम पकड़ी और आरोप लगा कि कांग्रेस नेता कैश छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि कार में सवार बाकी 2 लोग पकड़े गए। उधर सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां के कुछ इलाकों में खराब मौसम के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जिनमें जिद्दा भी शामिल है। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और जो लोग बाहर निकले उनकी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच रास्ते में बंद हो गईं और कुछ पानी के बहाव में बहती दिखी। वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक आदमी तो अपनी जान बचाने के लिए पानी में काफी देर तक तैरता दिखा। एक दिन पहले वहां के मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया ताकि वो घर पर सुरक्षित रह सके। इधर प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों की नाक में दम कर सकता है, इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की और आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है और लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पहुंच गई। इस बार उनके साथ प्रियंका गांधी भी नजर आईं, जो भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शामिल होने पहुंची। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले 10 दिनों में मध्य प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी कई जनसभाएं करेंगे। उधर फीफा वर्ल्ड कप के बीच पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बड़ा झटका लगा। इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट में उन पर 50,000 पाउंड यानी करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 2 मैचों का प्रतिबंध भी लगा दिया, क्योंकि उन्होंने मैच हारने के बाद गुस्से में फैन का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया था। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप खेलते रहेंगे। ये प्रतिबंध इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट FA कप में जारी रहेगा। इधर मध्य प्रदेश के शहडोल में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां एक नाबालिग के रेप के आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से एक बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले आरोपी के घर के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया और फिर देखते ही देखते पूरे मकान को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। इस बीच चीन में लॉकडाउन के नाम पर हेनान प्रांत में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। ये बवाल तब हुआ जब कई हफ्तों से कोरोना प्रतिबंधों का सामना कर रहे फैक्ट्री के कर्मचारी वहां से भागने लगे, जिसके बाद आईफोन फैक्ट्री के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें PPE किट पहने पुलिस के जवान फैक्ट्री से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को खदेड़ते और पीटते दिखे। पुलिस की इस बर्बरता से फैक्ट्री के कर्मचारी भड़क गए। इसके बाद कर्मचारियों और पुलिस के बीच खूनी झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें उठती दिखी, जिन्हें बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग केमिकल का छिड़काव करते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में सैकड़ों कर्मचारी पुलिस और चीन की सरकार के खिलाफ हंगामा करते दिखे। बताया जा रहा है कि आईफोन फैक्ट्री में कोरोना बुरी तरह फैला हुआ है और इसी वजह से वहां के कर्मचारियों को जबरन कैद करके रखा जा रहा है। उधर श्रद्धा आफ्ताब केस की आड़ में पाकिस्तान पर लोगों को भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा, जिसका जरिया बना सोशल मीडिया, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान में बैठे लोग फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं और तरह तरह के मीम के जरिए श्रद्धा आफ्ताब केस का मजाक बना रहे हैं। जानकार मानते हैं कि उनका मकसद मजाक की आड़ में लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, क्योंकि मीम में बड़े ही शातिर तरीके से एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया कि फेसबुक और ट्विटर पर बने इस तरह के पेज पर ज्यादातर फॉलोअर पाकिस्तान के हैं। कुछ नए ट्विटर हैंडल्स बने जिसमें अधिकतर फॉलोअर पाकिस्तान से हैं। एक व्यक्ति ने तो अपने पेज पर 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसी पोस्ट डाली जिनमें श्रद्धा आफ्ताब केस पर तंज कसा गया था। कुछ दिन पहले ही बने इस पेज पर 429 फॉलोअर हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान के हैं। इस बीच कुर्द लड़ाकों के सफाई की कसम खाने वाले तुर्की ने सीरिया के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्की पिछले कुछ हफ्तों से सीरिया को जला रहा है। उसने कुछ दिन पहले ही उत्तरी सीरिया में बम बरसाए थे, जिसके बाद तुर्की ने सीरिया के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया, जो तुर्की के हवाई हमलों के बाद जल उठे। तुर्की ने इस बार उत्तरी सीरिया के हजाका इलाके को निशाना बनाया और वहां की ऑयल रिफाइनरी पर बम बरसाए, जिसके बाद वहां आग लग गई और ऊंचा उठता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। तुर्की के निशाने पर सीरिया का कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF है, जो तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ही एक विंग है, जिस पर एर्दोआन तुर्की में आतंकवादी हमले करने का आरोप लगाते हैं। यही वजह रही कि तुर्की सीरिया में SDF की जड़ें काटना चाहता है और लगातार उसके ठिकानों पर बम बरसाता है।
इस हफ्ते तो उसने एसडीएफ की नाक में दम कर दिया और उसने उसके कई ठिकानों को हवाई हमले में उड़ाया, उसका वीडियो जारी किया। यही नहीं, इसके बाद खबर आई कि तुर्की के समर्थन वाले सुलेमान शाह गुट ने वहां जमीनी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और युद्ध अभ्यास किया, क्योंकि अर्दोआन ठान चुके हैं कि वो सीरिया और इराक से कुर्द लड़ाकों का खात्मा करके दम लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका से ही दुश्मनी मोल क्यों ना लेनी पड़े। क्योंकि तुर्की ने सीरिया में केवल एसडीएफ के ठिकाने ही नहीं उड़ाए बल्कि अमेरिका के कुछ ठिकानों को भी निशाना बनाया, क्योंकि उसे शक है कि अमेरिका एसडीएफ का साथ दे रहा है। और इसी वजह से तुर्की ने अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर को भी नहीं बख्शा। खबर है कि सीरिया के हसाका में जिस तेल के ठिकाने पर बमबारी हुई वो अमेरिका के सैन्य ठिकाने से केवल 300 मीटर दूर था। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक हैं जो एसडीएफ की मदद से आईएसआईएस के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है, तुर्की खुलकर संकेत दे रहा है कि वो सीरिया में अमेरिका के साथ कोई भी दोस्ती नहीं निभा पाएगा। या यूं कहें कि तेल का ठिकाना उड़ाकर तुर्की ने अमेरिका को बता दिया कि जो हमला उसने अमेरिकी सैन्य ठिकाने से 300 मीटर दूर किया वो अमेरिकी बेस पर भी हो सकता था। ये बात तुर्की खुलकर बोल भी चुका है कि वो सीरिया में कुर्द लड़ाकों का साथ देने वालों को भी अपना दुश्मन मानता है और इस लिहाज से अमेरिका और रूस दोनों उसके दुश्मन हुए। और खबर है कि उस वजह से अमेरिका टेंशन में है। उसने अपने ठिकानों की हवाई निगरानी भी शुरू कर दी है, क्योंकि उसे पता है कि फिलहाल तुर्की सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी भी दी है और तुर्की से दो टूक कह दिया कि सीरिया में हवाई हमलों से 900 अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसे तुरंत रुकना होगा। खबर है कि अमेरिका के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने इस बारे में तुर्की से बात की है और उससे कहा कि सीरिया में एयर स्ट्राइक को तुरंत रोकना होगा, क्योंकि इससे उसका आईएसआईएस के आतंकियों को मारने का ऑपरेशन खतरे में पड़ गया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। पहला, वो अपने सैनिकों की जान की सुरक्षा कर पाएगा और दूसरा, एसडीएफ के ठिकानों को बचा पाएगा, क्योंकि एसडीएफ के लड़ाके ही अमेरिकी सैनिकों की मदद कर रहे हैं और अगर तुर्की ने अमेरिका की बात मानी तो एसडीएफ के लड़ाकों की जान बच जाएगी। इधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को धमकाने समेत कई मामलों में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उसने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को मारने की धमकी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर लिया और छानबीन में जुट गई। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है। उधर आने वाली फिल्म एनिमल के सेट से रणबीर कपूर का खूंखार लुक सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लंबे बाल और बड़ी दाढ़ी के साथ खून से लथपथ नजर आए। बताया गया कि रणबीर इस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभाते दिखेंगे। इनके अलावा फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इस बीच गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा जब पूर्व विधायक अनिल माली ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली, क्योंकि 2007 में अनिल माली बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बाद में वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कहा जा रहा है कि बनासकांठा से पार्टी नेता अनिल माली को इस बार टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रशासन की टीम ने समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं की संपत्ति को जब्त कर लिया। आरोप है कि दोनों नेताओं ने यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति को जमा किया था, जिसे प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने वहां पहुंचकर सील कर दिया। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद रही। यही नहीं, ढोल बजाकर लोगों को इस कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। आगरा की एक हाउसिंग सोसाइटी में समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह यादव का ये फ्लैट था, जिसे सील कर दिया गया। कि आगरा में प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने फ्लैट को सील करने के बाद उसके बाहर दीवार पर कार्रवाई से जुड़ा एक नोट भी लगा दिया। उधर खबर है कि रूस की सेना खैरसोन से नहीं हटी है और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने खैरसोन से रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है और इसी बौखलाहट में रूस की सेना ने कुछ दिन पहले खैरसोन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के सभी सैनिक खैरसोन छोड़कर जा चुके हैं और उसने उस पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन एक नए दावे ने यूक्रेन के इस पुराने दावे को हवाई साबित कर दिया, क्योंकि खबर है कि पुतिन के सैनिकों ने खैरसोन नहीं छोड़ा है और वो वहां पर डटे हुए हैं। खबर है कि रूस के सैनिक फिलहाल इसलिए शांत हैं क्योंकि वो सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की सेना खैरसोन में ही है और सर्दियां बिताने के लिए वहां बंकर बना रही है। रिपोर्ट में यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया और बताया गया कि रूस के सैनिक खैरसोन से गुजरने वाले नीप्रो नदी के दूसरी तरफ, जबकि यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर है और इसीलिए यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के सैनिक खैरसोन छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक ठंड के मौसम में खैरसोन से यूक्रेन के सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से वो पिछले कुछ दिन से शांत हैं और उन्होंने खैरसोन में यूक्रेन की सेना पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है।
अमेरिका के मीडिया ने तो यह तक दावा किया कि रूस ने यह सब सोच समझकर किया, क्योंकि वो यूक्रेन से बातचीत करना चाहता था और इसी वजह से उसने खैरसॉन से अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटाने का नाटक किया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओर से बातचीत की पहल का इंतजार किया। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं आए। उल्टा उन्होंने दुनिया भर में ढोल पीटा कि खैरसॉन पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। खबर है कि इसी के बाद रूस ने खैरसॉन में नया प्लान बनाया, जिसके बारे में रूस की सरकार ने इशारों में बता भी डाला, क्योंकि उसकी ओर से बयान आया कि थोड़े से सैनिकों को खैरसॉन से हटाने का मतलब ये नहीं कि रूस ने खैरसॉन छोड़ दिया है, क्योंकि रूस अब भी खैरसॉन को अपना हिस्सा मानता है। खैरसॉन उन 4 इलाकों में एक है जहां रूस ने जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान कर दिया था कि खैरसॉन उनका है और अगर किसी ने उसे रूस से छीनने की कोशिश की तो उसका बुरा हश्र होगा। अमेरिका का मीडिया इन्हीं बातों के आधार पर कह रहा है कि ये सोचना भी गलत है कि रूस ने खैरसॉन छोड़ दिया है, क्योंकि पुतिन की सेना अब भी खैरसॉन में डटी हुई है। यही नहीं, वो सर्दियों में या यूं कहें कि जनवरी में वहां लाखों सैनिक भेजने वाले हैं और इसीलिए वहां पहले से मौजूद सैनिक तैयारियां कर रहे हैं ताकि जनवरी में यूक्रेन के सैनिकों को मजा चखाया जा सके। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मौजूद विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब छात्र वाइस चांसलर के दफ्तर के अंदर जाने की जिद पर अड़े थे, जबकि सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने में। हालांकि गुस्साए छात्रों को समझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी और कुलपति के दफ्तर का घेराव कर वहां नारेबाजी करने लगे। ये देखकर सुरक्षा कर्मी तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने ऐसा करने वाले छात्रों को वहां से हटाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्योंकि छात्र किसी भी तरह वाइस चांसलर से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। काफी देर तक वहां यह हंगामा चलता रहा। बाद में किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझाया गया, तब जाकर कुलपति उन लोगों से मिल सके। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से छात्रों की भर्ती की जा रही है। इधर दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री से जुड़ा एक नियम विवाद होने के बाद रद्द हो गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस मामले में जामा मस्जिद के शाही इमाम से बात की थी और देर शाम फैसला वापस ले लिया गया। इससे जुड़ा नोटिस भी दीवारों से हटा दिया गया। इससे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं के अकेले आने पर बैन लगा दिया गया था। गेट नंबर 1 पर और ये नोटिस लगा है, जिस पर लिखा है साफ साफ, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम है। 350 साल से ज्यादा पुरानी इस मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। जामा मस्जिद प्रशासन का मानना है कि ये कदम उन्हें अश्लीलता रोकने के लिए उठाना पड़ा। लड़कियां आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं। ये चीज़ एक इबादतगाह में होना अच्छा नहीं है। लेकिन मस्जिद के फैसले को महिलाओं के इबादत के हक से जोड़कर देखा जाने लगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर फैसले पर ऐतराज जताया और मस्जिद को नोटिस भेजने का दावा किया। उधर जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने एक खेत से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। पुलिस के मुताबिक हथियारों की इस खेप को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा गया था और जब उस पैकेट को पुलिस ने खोला तो उसमें कई हथियार बरामद हुए। बॉम्ब स्क्वाड ने आईईडी को फौरन डिफ्यूज कर दिया। सीमा पार से जो सामान भारत भेजा गया उसमें बम, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, कारतूस और 5 लाख रुपए कैश मिले। इसी तरह के प्रयास जो है सीमा पार से लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करती आई है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह सामान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। आज मैं कहूंगा कि हमने एक बड़ी हादसे को टाल दिया। हथियारों से भरा पैकेट मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस बीच भारत ने परमाणु बम गिराने की ताकत रखने वाली अग्नि 3 मिसाइल का ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण से भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान और चीन दहशत में आ सकते हैं, क्योंकि भारत की ताकतवर अग्नि 3 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। यानी इसके एक ही वार से ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। इसके अलावा इस घातक मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि ये दुश्मन देशों की नींद उड़ा दे। इसी वजह से पाकिस्तान और चीन जैसे देश टेंशन में आ गए हैं। हालांकि इस मिसाइल को 11 साल पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभ्यास के तौर पर और अपने दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए एक बार फिर से इसका सफल परीक्षण किया गया, जिसमें इस मिसाइल ने दिखाया कि वो अपने टारगेट को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। यानी ये प्रति सेकंड 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर तक है। मतलब चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है। इसके अलावा इस मिसाइल में एक साथ कई टारगेट को तबाह करने वाली तकनीक भी है
उधर चुनाव आयोग में अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। अदालत में 5 जजों की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें अरुण गोयल की नियुक्ति में जल्दबाजी के आरोप लगाए गए थे। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइलें मांग ली। इसके साथ ही अदालत ने साफ किया कि वो बस ये देखना चाहती है कि उनको नियुक्त करने में केंद्र की तरफ से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। इधर लखनऊ में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का लोगों ने जमकर विरोध किया। जैसे ही टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची तभी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और मौके पर पहुंचे अधिकारियों को घेर लिया। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं ने अतिक्रमण के विरोध में सड़क पर ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ता देख टीम को कार्रवाई किए बिना ही वहां से लौटना पड़ा। बताया गया कि अब अतिक्रमण हटाने की दूसरी तारीख तय की जाएगी। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। 2019 में इस सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। और अब अखिलेश यादव ने 2024 का लोकसभा चुनाव कन्नौज सीट से लड़ने का इशारा किया। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। साल 2000 में हुए उपचुनाव में अखिलेश इसी सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2004 और 2009 में भी उन्होंने कन्नौज सीट पर जीत दर्ज की थी। उधर दावा किया गया कि दिल्ली में मौजूद एम्स के सर्वर को किसी ने हैक कर लिया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोप है कि बीते कुछ दिनों से वहां इंटरनेट के जरिए होने वाले कामों में परेशानी आ रही थी, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि किसी ने एम्स के सर्वर को हैक कर उसका डेटा चुराने की कोशिश की। सबसे बड़े अस्पताल एम्स का सर्वर डाउन हो गया है और इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि इसे हैक कर लिया गया है। वहां मौजूद मरीजों ने आरोप लगाया कि ये परेशानी कई दिनों से है। एम्स का सर्वर डाउन होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 3 दिन हो गए सर्वर डाउन। बताया गया कि इस वजह से आईसीयू के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग गई। वहीं दावा है कि इस समस्या से निपटने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम की मदद भी ली गई। इस बीच खबर है कि एशिया का एक और देश तेजी से चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है। पता चला है कि ताजिकिस्तान और चीन की सेनाओं के बीच तो नजदीकी बढ़ ही रही है। चीन की तरफ से ताजिकिस्तान में बड़े निवेश की भी खबर है, जो बहुत कुछ वैसा ही है जैसा चीन की तरफ से पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाता रहा है। ताजिकिस्तान और चीन के बीच सालों से केवल कारोबारी रिश्ते रहे हैं, लेकिन पता चला है कि पिछले कुछ सालों में पूर्वी ताजिकिस्तान में चीन की सेना तेजी से पैर फैला रही है। पूर्व में ही ताजिकिस्तान की सीमा चीन से लगती है। पहले चीन और ताजिकिस्तान की सेनाएं हर 2 साल बाद मिलकर अभ्यास किया करती थी। ये अभ्यास आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में दोनों के रिश्तों ने एक बड़ी करवट ले ली। पता चला है कि चीन की सेना ने ताजिकिस्तान में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। वहाँ चीन ही ताजिकिस्तान के फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसा ही एक और ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए चीन को सैकड़ों एकड़ जमीन भी दी गई है। चीन की बढ़ती मौजूदगी का असर ताजिकिस्तान के खातों पर भी दिखना शुरू हो चुका है और पता चला है कि ताजिकिस्तान पर अब तक $200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। हालांकि ये आंकड़े 1 साल पुराने हैं और जिस तेजी से वहां चीन अपने पैर फैला रहा है, ये आंकड़ा भी तेजी से बड़ा हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में भी अपना खेल कुछ इसी तरह से शुरू किया था और धीरे धीरे पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को चीन ने बुरी तरह खोखला कर दिया। पाकिस्तान में तो चीन ने BRI प्रोजेक्ट छेड़कर उसे हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया, जबकि श्रीलंका की नौसेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ऊपर से श्रीलंका की सरकार का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान अकेले उदाहरण नहीं है। चीन की कर्ज नीति के जाल में यूरोप से अफ्रीका तक कई मुल्क फंस चुके हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ताजिकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी ही आशंका अमेरिका ने 3 साल पहले जताई थी। 3 साल पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन रहस्यमय तरीके से ताजिकिस्तान में सेना का विस्तार कर रहा है। यह भी दावा किया गया था कि चीन की कोशिश ताजिकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर एशिया को अस्थिर करने की है, जिसका सीधा मतलब यह कि ताजिकिस्तान में चीन की सेना का विस्तार केवल आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया की शांति पर भी पड़ सकता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि चीन की कोशिश लंबे वक्त से अफगानिस्तान पर है। ताजिकिस्तान की सीमा सिर्फ चीन से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भी लगती है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन की कोशिश ताजिकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में घुसने की है। अफगानिस्तान की कमान जब से तालिबान के हाथ में आई है, चीन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अफगानिस्तान के प्राकृतिक खजाने पर नजरें टिकाए बैठे चीन की कोई चाल कामयाब नहीं हुई है। लेकिन अगर ताजिकिस्तान में उसकी फौज के अड्डे बन जाएं, तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश रच सकता है। बड़ी बात यह भी है कि अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के पास ही पंशीर घाटी है। वहां चल रहा गृह युद्ध तालिबान के लिए अब तक टेंशन बना हुआ है। अगर पंशीर के लड़ाकों को चीन की फौज का साथ मिल गया तो तालिबान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि ताजिकिस्तान में चीन की मौजूदगी पूरे एशिया के लिए खतरा पैदा कर सकती है। खबर तो यहाँ तक है कि ताजिकिस्तान के कुछ अलगाववादी संगठनों को भी चीन का साथ मिल रहा है। चीन की कोशिश है कि ताजिकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाए।
इधर हरियाणा के सोनीपत में एक सीमेंट कारोबारी की पिटाई का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सीमेंट कारोबारी की पिटाई इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने ग्राहक से सीमेंट के पूरे पैसे मांगे थे, जिसके बाद उससे सीमेंट खरीदने वाले ग्राहकों ने आओ देखा ना ताव उसकी पिटाई कर डाली। वीडियो में दिखा कि सीमेंट कारोबारी को कुछ लोगों ने पहले घेर कर खूब थप्पड़ मारे और जब जी नहीं भरा तो एक शख्स मेज पर चढ़ गया और उस पर लातें बरसाने लगा। इतने में एक दूसरा शख्स पास पड़ा डब्बा लाया और उसने उससे कारोबारी की पिटाई कर डाली। वो इतने पर भी नहीं रुका, डिब्बे से मारने के बाद वो झाड़ू लेकर आया और सीमेंट कारोबारी पर दे दनादन बरसाने लगा। झाड़ू से वो मारा, एक ने छुरी निकाल रखा था। इस मामले में पुलिस ने सीमेंट कारोबारी के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक घर के अंदर सिलेंडर फट गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब महिला रोजाना की तरह रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक सिलेंडर फट गया और पूरा घर आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को घेर लिया। धमाके की आवाज सुनकर इलाके के लोग वहां जुट गए और ये मंजर देखकर वो सहम उठे। सबसे पहले आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। किसी तरह आग को बुझाया गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों को बचाने की कवायद शुरू हुई। बताया गया कि इस हादसे में एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची की जान चली गई, जबकि उसका एक दूसरा बच्चा भी आग की जद में आने से झुलस गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच रूस के मिसाइल अटैक से बर्बाद यूक्रेन में ठंड से निपटने की तैयारी शुरू हो गई और लोगों से कंबल और गर्म कपड़े इकट्ठा करने के लिए कहा गया। यूक्रेन में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कई इलाकों में पारा माइनस से नीचे जा चुका है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वहां के करीब 2 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है, यानी सर्दियों से बचने का सबसे बड़ा रास्ता ही बंद है, क्योंकि घर में बत्ती गुल होने का मतलब है हीटर नहीं जलना, जो कड़ाके की ठंड में यूक्रेन के लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत है। और इसीलिए वहां के लोगों से कहा गया कि वो बिजली का विकल्प ढूंढें और गर्म कपड़े और कंबल इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जो उन्हें गिरते पारे से सुरक्षित रखेगा और अगले 4 महीने तक उन्हें बचाएगा। क्योंकि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि मार्च तक यूक्रेन का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहेगा, क्योंकि मिसाइल अटैक से बर्बाद हुए पावर प्लांट की मरम्मत में समय लगेगा और तब तक लोगों को अंधेरे, सर्दी और पानी की परेशानी से यूं ही लड़ते रहना होगा। यूक्रेन पर रूस ने अब तक करीब 5000 मिसाइलें दागी हैं और वो अब भी रुका नहीं है, क्योंकि पुतिन को यूक्रेन के आधे से ज्यादा पावर प्लांट तहस नहस करके चैन नहीं मिला है। वो तो चाहते हैं कि पूरे के पूरे यूक्रेन की बिजली कट जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि सर्दियों में बिजली नहीं आने का मतलब है यूक्रेन के लोगों को जीते जी मार देना। और इसी वजह से वो यूक्रेन के लोगों पर नहीं, पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को लगता है कि अगर वो यूक्रेन के सारे पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे तो ज़ेलेंस्की मजबूर हो जाएंगे और हार मानकर रूस के आगे घुटने टेक देंगे। हालांकि यूक्रेन की सरकार और जनता दोनों में कोई भी ऐसा करने के मूड में नहीं है और वो बिना बिजली के सर्दियां काटने का जुगाड़ लगा रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के कई शहरों में टेरर फंडिंग के आरोप में छापेमार कार्रवाई की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके लिए किश्तवाड़ और शोपियां के कई इलाकों में अचानक दबिश दी, जहां आतंकियों की मदद के लिए पैसे जुटाने की आशंका जताई गई थी। इस कड़ी में जांच एजेंसियों की टीमें किश्तवाड़ और शोपियां में मौजूद कई जगहों पर पहुंची और वहां अच्छी तरह से तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक आतंकी फंडिंग के आरोप में जम्मू कश्मीर में एनआईए पिछले 4 महीनों से इसी तरह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उधर असम और मेघालय की सीमा पर 22 नवंबर को हुई फायरिंग के बाद से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। इस घटना में एक फॉरेस्ट गार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी और 2 दिन गुजरने के बाद भी वहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। यह हिंसा तब हुई थी जब असम के फॉरेस्ट गार्ड ने एक ट्रक को रोका था। आरोप है कि ट्रक में अवैध तरीके से काटी गई लकड़ियां थी। असम और मेघालय के बीच करीब 885 किलोमीटर लंबी सीमा है और दोनों के बीच 12 जगहों को लेकर विवाद है। इस बीच गुजरात के कच्छ में कांग्रेस विधायक संतोखबेन अरेठिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अपनी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग उनके समर्थकों से मारपीट करते दिखे। संतोखबेन का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर हमला किया गया। ये ना गुंडा ई मारे माथे हमलो करने की कोशिश करे। संतोखबेन रापर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके पति भचू अरेठिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर राजस्थान के कोटा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर से मारपीट की। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक महिला डॉक्टर पर हमला करती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ जाता दिखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने से आ रही महिला ने उस पर कुर्सी से हमला कर दिया। तभी वहां गार्ड पहुंच गए, जिन्होंने उस महिला को रोक लिया। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद कई अधिकारी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए
जिन्होंने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। डॉक्टरों ने शिकायत की कि आए दिन मरीजों के परिवार वाले मारपीट करते हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव से पहले पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। वहां 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिससे पहले पुलिस ने मैनपुरी के कई होटल में अचानक छापे मारे। आरोप है कि दूसरे शहरों से आए कुछ लोग वहां चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी अपने साथ हथियार भी लेकर आए। हथियारों के साथ और पैसों के साथ आए हुए हैं जो चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम ने शहर के कई होटल में दबिश दी, जहां न केवल उनमें रुके लोगों के दस्तावेज चेक किए गए बल्कि होटल के कमरों की भी अच्छी तरह तलाशी ली गई। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान के विरोधी बताए जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख बना दिया। इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच उसी वक्त से टकराव चला आ रहा है जब इमरान प्रधानमंत्री थे, और माना जा रहा है कि इसी वजह से आसिम मुनीर को सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठाया गया है, क्योंकि इमरान खान ने इन दिनों शहबाज सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल रखा है और कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को सेना का सबसे ताकतवर पद देकर शहबाज सरकार ने इमरान पर ही दबाव बनाने की कोशिश की है। और न्यूज 18 ने 3 रोज पहले इस बात की पुष्टि कर दी थी कि इमरान खान पर नकेल कसने के लिए आसिम मुनीर को सेना प्रमुख बनाया जा सकता है, क्योंकि 2018 में जब वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ बने थे तो सिर्फ 8 महीने में ही उन्हें पद से हटा दिया गया था, और तब प्रधानमंत्री रहे इमरान खान की नाराजगी को इसकी वजह बताया गया था, क्योंकि आसिम मुनीर ने उस वक्त इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले का पर्दाफाश किया था। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ किन्नरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ये मामला एक दिन पहले का बताया गया, जब कुछ किन्नरों ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ऐसे में उन पुलिस वालों ने किसी तरह अपनी गाड़ी में घुसकर जान बचाई, लेकिन जब वो वहां से जाने लगे तो कुछ लोगों के साथ वो किन्नर पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे को लेकर किन्नरों और पुलिस के बीच विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद वो पुलिस वालों पर हमले से भी नहीं चूके। पुलिस के मुताबिक हमले के आरोप में किन्नरों समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पार्टी में मराठी गाने नहीं बजाने पर राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने एक होटल कर्मचारी की पिटाई कर दी। एक रोज पहले हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें MNS का एक कार्यकर्ता होटल कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ मारता दिखा। इस घटना से पहले होटल के अंदर चल रही पार्टी में लोग हिंदी गानों पर झूमते दिखाई दिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद MNS के कार्यकर्ताओं ने वहां रंग में भंग डाल दिया। आरोप है कि मराठी गाने नहीं बजाने पर राज ठाकरे के समर्थक एक होटल कर्मचारी से उलझ गए। लेकिन जैसे ही उस होटल कर्मचारी ने मराठी गाने बजाने से इनकार किया, MNS के लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इस बीच हरियाणा के भिवानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवैध पटाखों को नष्ट करने के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना में नगर पालिका के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार समेत 8 लोग घायल हो गए, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि उससे पूरा इलाका थर्रा गया। आसमान में कई फीट धुएं का गुबार उठता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बवंडर आया हो। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब लाखों रुपए के अवैध पटाखों को नष्ट करने के लिए एक बड़े गड्ढे में डाला जा रहा था। तभी अचानक उसमें भयानक विस्फोट हो गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाके की वजह से मौके पर मौजूद 2 ट्रैक्टरों के तो परखचे उड़ गए, जबकि वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन पानी की बौछार कर आग को बुझा लिया, लेकिन इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में ले लिया। इससे पहले पंजाब की बठिंडा जेल में NIA की टीम ने लॉरेंस से पूछताछ की, जिसके बाद 3 हफ्ते से बठिंडा की केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को NIA ने अपनी कस्टडी में ले लिया। गैंगस्टर नो आज वो अपने तफ्तीश के लिए लेके जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद NIA ने कोर्ट से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 10 दिन की रिमांड हासिल की। बाद में NIA की टीम उसे वहां से दिल्ली लेकर रवाना हो गई। इधर उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के लिए नए नियम जारी कर दिए। जानकारी के मुताबिक राज्य के 100 से ज्यादा मदरसों में यूनिफॉर्म और NCERT का पाठ्यक्रम जरूरी कर दिया गया, जिसे अगले सत्र से मानना राज्य के सभी मदरसों के लिए अनिवार्य होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने दावा किया कि सरकार मदरसों को आधुनिक बनाने की तैयारी में भी है, जिसके लिए पहले चरण में उत्तराखंड के 7 मदरसों को चुना गया है। इस बीच एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी कर दिए, जिनके तहत उन्हें यह बताया गया कि काम के दौरान वो क्या पहन सकते हैं क्या नहीं।
और इसमें कपड़ों से लेकर गहनों तक सब शामिल है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की महिला क्रू मेंबर को अब सिर्फ एक साधारण चूड़ी पहनने की इजाजत होगी। वहीं वो माथे पर सिर्फ एक छोटी बिंदी लगा पाएंगी। उधर पुरुषों के लिए भी अपने बालों में जेल लगाना जरूरी होगा। वहीं किसी भी सदस्य को अपने बालों को कलर कराने और किसी तरह के धार्मिक टैटू बनवाने की इजाजत भी नहीं होगी। इधर यूपी के रायबरेली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें टोल प्लाजा पर एक कार सवार 500 रुपए के नोट उड़ाता दिखा। बताया गया कि बेहद तेज रफ्तार से टोल प्लाजा की तरफ आ रही गाड़ी को वहां के कर्मचारियों ने रोक दिया था, जिसके बाद उसमें बैठे आदमी ने पहले तो कर्मचारियों की तरफ नोट उछाले और फिर टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़कर निकाल दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें टोल प्लाजा पर आती गाड़ी को वहां के कर्मचारी रोकते दिखे। इसके बाद गाड़ी चला रहे आदमी ने ढेर सारे 500 के नोट कर्मचारियों की तरफ उड़ा दिए और ऐसा करते ही एक कर्मचारी से उसकी बहस शुरू हो गई। वैसे कर्मी यहाँ मत दिखाओ, ठीक है ना? अभी ये बहस चल ही रही थी कि तभी गाड़ी चला रहे आदमी ने वहां लगे बैरियर को टक्कर मारकर तोड़ दिया और वहां से भाग गया। हालांकि घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। वीडियो की जांच कराई जा रही है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि घटना के वक्त गाड़ी चला रहा आदमी नशे में था। उधर यूपी के अमेठी में लोगों को ट्रैफिक नियम समझाने के लिए पुलिस ने यमराज की वेशभूषा में एक कलाकार को सड़क पर उतार दिया। जिले में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस के साथ यमराज की वेशभूषा में एक कलाकार ने भी लोगों को जागरूक किया। उसने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को जान पर खतरे का संदेश दिया। इस दौरान बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चला रहे कई लोगों को रोका गया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया? तुमको यमलोक पहुंचना जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों की अनदेखी न करने की अपील की। यातायात नियमों का पालन करें, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं, 4 पहिया में सीट बेल्ट लगाएं। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर सख्ती भी बरती और नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लुटेरे एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनकी एक करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश अपना चेहरा ढककर एटीएम के अंदर दाखिल हुए। आते ही उन्होंने शटर गिरा दिया ताकि उन्हें ऐसा करते कोई देख न ले। इसके बाद उनमें एक बदमाश पहरा देने के लिए एटीएम से बाहर निकल गया, जबकि उसके साथियों ने एटीएम को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान एक बदमाश ने सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। जो एटीएम था वो क्षतिग्रस्त मिला है और अज्ञात बदमाशों ने वहां पर चोरी करने का प्रयास किया था। बताया गया कि जिस बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की गई, उसके मैनेजर ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने में जुट गई। उधर खबर है कि पुतिन यूक्रेन में जेलेंस्की का तख्ता पलट करने के प्लान से पलट गए, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि जंग के पहले ही दिन से पुतिन जेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने के लिए आतुर हो गया। आरोप है कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के उकसावे पर यूक्रेन रूस के खिलाफ जहर उगलने लगा। यहां तक कि रूस के लाख मना करने के बाद भी वो नेटो में जाने की जिद पर अड़ा रहा। दावा किया गया कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, ताकि वहां से जेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। लेकिन जंग के 9 महीने गुजरने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट के प्लान से पलट गए हैं और वो अब जेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाना चाहते, जिसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध में पुतिन का प्लान बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के उन इलाकों को आजाद कराना है जहां रहने वाले लोग रूस का समर्थन करते हैं, और इसी वजह से पुतिन का सारा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर है, क्योंकि रूस का दावा है कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग पुतिन का समर्थन करते हैं। डॉनबास यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जिसके तहत आने वाले 2 प्रांत लुहांस्क और डोनेस्क को रूस ने जंग शुरू होने से पहले ही आजाद देश की मान्यता दे दी थी। इसके बाद पुतिन ने 30 सितंबर को इन दोनों प्रांतों के अलावा जापोरिजिया और खैरसोन को भी रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि खैरसोन यूक्रेन के दक्षिण में है, जिस पर यूक्रेन की सेना दोबारा कब्जा कर चुकी है, लेकिन जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस का कंट्रोल है, जिसे छीनने के लिए जेलेंस्की की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इधर महाकाल के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए अब श्रद्धालुओं को शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि वहां दोबारा बिना शुल्क दिए दर्शन करने की व्यवस्था शुरू हो गई। हालांकि श्रद्धालु दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ही बिना किसी शुल्क के महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की रसीद कटाने की जरूरत नहीं है। बताया गया कि दिवाली के दौरान अचानक भक्तों की तादाद बढ़ने की वजह से उन्हें संभालना मंदिर प्रबंधन के लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से गर्भगृह में प्रवेश के लिए 1500 रुपए शुल्क लगाया गया था। इस बीच आयकर विभाग की टीम ने 3 राज्यों के कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी की। उन्होंने टैक्स चोरी के आरोप में उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में छापे मारे और उनके 36 ठिकानों की तलाशी ली। आयकर विभाग की कार्रवाई में देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली समेत सहारनपुर के कई प्रॉपर्टी डीलर शामिल रहे।
उधर एक्टर विक्रम गोखले की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उनके कोमा में जाने की खबर को महज अफवाह बताया। एक्टर विक्रम गोखले का पिछले कई दिनों से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों को ढा दिया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 30 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई और उन्हें खुदाई करने वाली मशीन से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें सबसे पहले बुलडोजर से सड़क किनारे बनी दुकान की दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद छत को भी ढा दिया गया, जिससे पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। इसी तरह सड़क के किनारे बनी कुछ दुकानों पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। बताया गया कि प्रशासन की यह कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस दौरान सड़क किनारे बनी कई दुकानों को एक एक कर जमींदोज कर दिया गया। उस पर तकरीबन 36 दुकानदार काबिज थे। बताया गया कि प्रशासन ने दुकानदारों को सड़क किनारे बनी दुकानें खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में दुकानों से अपना सामान निकाल लिया और फिर सड़क किनारे बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें गिरा दिया गया। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI विदेशों में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ एकजुट करने में लगी हुई है। इस साजिश का पर्दाफाश ISI के लिए काम करने के आरोपी कुलविंदरजीत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद किया, जिसने NIA की पूछताछ में ISI के इस प्लान के बारे में बताया। जांच एजेंसी के मुताबिक ISI कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया समेत कई देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में और भारत के खिलाफ इन आतंकियों को एकजुट कर रही है ताकि बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। इसमें ISI की मदद 3 प्रमुख आतंकी संगठन कर रहे हैं: बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंडियन सिख यूथ फॉर जस्टिस और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट। सूत्रों के मुताबिक भारत में बैठा कुलविंदरजीत सिंह इन संगठनों के लिए काम करता था। उसे NIA ने 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। कुलविंदरजीत सिंह से पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि भारत में उसका साथ और कौन कौन दे रहा है। उधर पंजाब के लुधियाना में आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में गहनों के 2 बड़े शोरूम पर छापा मारा। इस दौरान घंटों तक आयकर विभाग के अधिकारियों ने शोरूम के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज खंगाले और कई अहम दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। आयकर विभाग की टीम ने गहनों के शोरूम समेत एक जनरल स्टोर पर भी छापा मारा। इस बीच पंजाब के मोगा में न्याय की गुहार लगाने के लिए एक परिवार अपनी बेटी का शव थाने लेकर पहुंच गया, जहां उन्होंने लड़की के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और शव को थाने में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले लड़की को परेशान करते थे और उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या की। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाने के स्टोर रूम में रखा 581 किलो गांजा चूहे डकार गए। इस बात का पता तब चला जब एक मामले की सुनवाई के दौरान जिला अदालत में सबूत के तौर पर गांजा पेश किया जाना था, मगर उसकी जगह पुलिस ने जवाब दिया कि स्टोर रूम में रखा आधे से ज्यादा गांजा चूहे खा गए, जबकि बचा हुआ गांजा पुलिस ने नष्ट कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्टोर रूम में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सामान चूहों से बचाया जा सके, लिहाजा कोर्ट ने SSP को चूहों से निपटने के निर्देश दिए। इस बीच भारतीय नौसेना को एक और खतरनाक जंगी जहाज मिल गया। गोवा के शहर मर्मुगांव के नाम पर बने इस युद्धपोत को भारत के बड़े जंगी जहाजों में शुमार किया जाता है, जिसका ट्रायल गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। तब पहली बार मर्मुगांव युद्धपोत को समंदर में उतारा गया था। ये जंगी जहाज बेहद आधुनिक और ताकतवर बताया जाता है। खास बात यह कि इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए 70% पुर्जे भारत में बने हैं। इस पर जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई, जबकि जमीन से हवा में वार करने वाली बराक 8 मिसाइल से भी इसे लैस किया गया है। पानी के अंदर हमले के लिए इसमें एंटी सबमरीन वेपन भी लगाए गए हैं। और इस जंगी जहाज का निर्माण उस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है जिसमें देश के 4 शहरों के नाम पर युद्धपोत बनाए जाने थे। और उसी योजना में विशाखापट्टनम, इम्फाल और सूरत नाम से युद्धपोत बनाए जा चुके हैं, जबकि मर्मुगांव जंगी जहाज को भी नौसेना को सौंप दिया गया। हालांकि अभी नौसेना ने इस युद्धपोत का इस्तेमाल शुरू नहीं किया है, यानी अभी आधिकारिक तौर पर इसे समंदर में नहीं उतारा गया है। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों ने एक कोयला कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसने किसानों से जमीन के बदले मुआवजे का वादा किया था, लेकिन आरोप है कि कंपनी अपने वादे से पलट गई और इसी बात पर किसान नाराज हो गए। इसीलिए वो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खिलाफ सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। किसानों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें मुआवजे के साथ नौकरी भी दी जाएगी, मगर उन्हें न मुआवजा मिला न ही नौकरी। शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्या आहे, WCL ने आमची जमीन घेतलेली आहे, जिसके बाद नाराज किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बेकाबू कार ने एक आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि वो आदमी सुबह टहलने के लिए निकला था।
तभी एक तेज रफ्तार कार उसे रौंदती चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी सड़क किनारे जाता दिखा। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले 10 दिनों में मध्य प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी कई जनसभाएं करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पीओके पर भारतीय सेना के बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दावा किया कि अगर सरकार ने कह दिया तो सेना पीओके को अपने कब्जे में ले लेगी। इसी बयान से पाकिस्तान की सेना में दहशत फैल गई। उसके अधिकारी गिड़गिड़ाने लगे, शांति की बात करने लगे। पाकिस्तान की सेना ने इस बयान को राजनीतिक बयान कहा और उस आरोप को गलत ठहराया कि पीओके में आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बयान दिया था और पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि उसने पीओके में रहने वालों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है और भारत उनके दर्द को महसूस करता है। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि भारत को पीओके तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद भारतीय सेना का बयान आ गया और पाकिस्तान घबरा गया। खौफ में आकर उसने बोल दिया कि पाकिस्तान की सेना शांति चाहती है। पाकिस्तान की घबराहट की वजह है भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार का आदेश मिलते ही सेना पीओके को वापस ले लेगी। जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने छूट गए क्योंकि भारत की सेना ने डंके की चोट पर पाकिस्तान से कह दिया था कि वो जब चाहे पीओके वापस ले सकती है, बस इंतजार है तो सरकार के आदेश का। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री के पीओके से जुड़े एक बयान से जुड़े सवाल के जवाब में ये बात कही थी क्योंकि पिछले महीने राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जिसके बाद उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत जब चाहे पीओके पर कब्जा कर सकता है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK and whenever such orders are given we'll always be ready for it. पाकिस्तान ने जैसे ही ये सुना वो घबरा गया। उसने बयान की निंदा तो की ही, वो ये भी कहने लगा कि वो पीओके में शांति चाहता है। यानी घाटी में अशांति की असली वजह कहा जाने वाला पाकिस्तान शांति की बातें कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि भारतीय सेना जो दावा कर रही है वो उसे सच साबित कर सकती है और पीओके से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ सकती है। इधर मुंबई के पास ठाणे के एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने इसकी खबर पुलिस और वन विभाग को दी क्योंकि वो तेंदुआ लोगों को देखकर डर गया और एक इमारत से दूसरी इमारत में छलांग लगाने लगा। इसके बाद तो वहां रहने वाले लोगों की हालत और खराब हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस तेंदुए से बचने के लिए वो कहां जाएं। उससे घबराकर कई लोग तो अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अब भी अंदर फंसे थे। जिसके बाद वन विभाग, पुलिस और दमकल के कर्मचारियों ने मिलकर वहां की कुछ इमारतों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए सीढ़ी की मदद ली गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने उन इमारतों को खाली करवा लिया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद के विरोध में नारे लगा रहे एक आदमी की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि बीजेपी सांसद का विरोध होते देख उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने नारे लगा रहे आदमी को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक आदमी तो उस पर वही डंडा बरसाने लगा जिसमें बीजेपी का झंडा लगा था। उसने जमीन पर पड़े आदमी की पीठ पर एक के बाद एक कई बार डंडे बरसा दिए। इस दौरान वहां बांकुड़ा से बीजेपी सांसद सुभाष सरकार भी भीड़ के साथ खड़े दिखाई दिए। इस पूरे हंगामे से पहले वो आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर सुभाष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता दिखाई दिया। उसके हाथ में बीजेपी का झंडा भी नजर आया। नारे लगाने वाले ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उस आदमी को पैसे देकर पार्टी को बदनाम करने के लिए भेजा था। तृणमूल ताके मद खावार पैसा दिए पाठिয়েছে। जिस जगह ये सारा बवाल हुआ वहां बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उसी में हिस्सा लेने के लिए सुभाष सरकार वहां पहुंचे थे। इस बीच गुजरात के सूरत में कांग्रेस नेता बीएम संदीप पर आरोप लगा कि वो पकड़े जाने के डर से अपनी कार में कैश छोड़कर भाग गए। पूरा मामला एक कार से 75 लाख रुपए कैश मिलने का है, जिससे जुड़े वीडियो में एक शख्स भागता नजर आया, जिसे देखकर लगा कि वो किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। दावा किया गया कि वीडियो में कुर्ते पजामे में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता बीएम संदीप है। कार से उनका आधार कार्ड भी मिलने का दावा किया गया। कुछ और वीडियो भी सामने आए जो धुंधले तो थे, लेकिन उन्हें देखकर पता चल रहा था कि एक शख्स की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद वो उसे चकमा देकर भाग गया। इन्हीं वीडियो के आधार पर कांग्रेस नेता बीएम संदीप का नाम लिया गया और बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। अब जो कुछ दिखा है उसके बाद कांग्रेस के पास भाग के बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा।
लेकिन कांग्रेस ने दलील दी कि वीडियो देखकर पता ही नहीं चल रहा कि भागने वाले बीएम संदीप हैं या फिर कोई और। ये संदीप साहेब नो फोटो क्लियर नहीं थतो। गुजरात के सूरत की 12 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा और इससे कुछ ही दिन पहले पुलिस ने 75 लाख जैसी मोटी रकम पकड़ी और आरोप लगा कि कांग्रेस नेता कैश छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि कार में सवार बाकी 2 लोग पकड़े गए। उधर सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां के कुछ इलाकों में खराब मौसम के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जिनमें जिद्दा भी शामिल है। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और जो लोग बाहर निकले उनकी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच रास्ते में बंद हो गईं और कुछ पानी के बहाव में बहती दिखी। वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक आदमी तो अपनी जान बचाने के लिए पानी में काफी देर तक तैरता दिखा। एक दिन पहले वहां के मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया ताकि वो घर पर सुरक्षित रह सके। इधर प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों की नाक में दम कर सकता है। इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की और आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है और लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पहुंच गई। इस बार उनके साथ प्रियंका गांधी भी नजर आईं, जो भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शामिल होने पहुंची। कांग्रेस ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन से जुड़ी एलएसी पर चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत पर नजर रखने के लिए चीन की सेना हिंदी भाषा जानने वाले तिब्बती और नेपाली लोगों की भर्ती कर रही है। जानकारी यह भी है कि उसने बड़ी संख्या में हिंदी बोलने वाले लोगों की भर्ती कर ली है, जिन्हें वो एलएसी के पास तैनात करना शुरू कर चुका है। बताया जा रहा है कि चीन का मकसद हिंदी भाषा जानने वाले इन जासूसों की मदद से भारतीय सेना की बातचीत को समझना और उन्हें चीनी अधिकारियों को बताना है, ताकि वो उन संदेशों को सुनकर भारत के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर सके। मतलब ये कि एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत से शी जिनपिंग घबरा गए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने खुफिया विभाग में हिंदी भाषा जानने वाले नेपाली और तिब्बती लोगों की भर्ती शुरू कर दी है, ताकि उनकी बदौलत चीन भारत की हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ ही अपने खतरनाक मंसूबों को भी अंजाम दे सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलएसी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन ने ऐसे तिब्बतियों और नेपालियों की भर्ती शुरू की है जिनकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। और बताया जा रहा है कि इस भर्ती का मकसद भारतीय सेना की बात को सुनना और उसे समझकर फौरन चीनी सेना के अधिकारियों को बताना है। खबर है कि चीन भर्ती किए जा रहे सभी तिब्बती और नेपाली लोगों को भारतीय सीमा के पास ही तैनात कर रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि भर्ती अभियान को तेज करने के लिए चीनी सेना के अधिकारियों ने मार्च और अप्रैल में चीन के ऐसे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का दौरा किया था जहां विदेशी भाषा के तौर पर कुछ छात्र हिंदी को भी चुनते हैं। उधर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बेकाबू कार ने एक आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि वो आदमी सुबह टहलने के लिए निकला था, तभी एक तेज रफ्तार कार उसे रौंदती चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी सड़क किनारे जाता दिखा। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद वो आदमी उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि कार सड़क किनारे बनी दुकानों से जा भिड़ी। गनीमत यह रही कि भीषण टक्कर के बाद भी आदमी को मामूली चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच जाकिर नायक के मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने कतर की सरकार से बात की है। भारत के भगोड़े जाकिर नायक के कतर में होने की बात सामने आई थी और फुटबॉल वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में वो दिखाई दिया था। जाकिर नायक की तस्वीरें सामने आते ही हंगामा मच गया था। भारत का भगोड़ा जैसे ही कतर में दिखा, विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया। हमने कतर के साथ भी इस मामले को उठाया है। जाकिर नायक पर भारत में युवाओं का ब्रेन वॉश करने, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगे भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं। इधर पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ की टीम ने करोड़ों की हेरोइन के साथ एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये तीनों नशा तस्करी का गोरखधंधा चला रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पहले सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। बाद में पूछताछ करने पर 3 और लोगों के नाम सामने आए। ये एक दूसरे को जानते थे और पुराने इस काम में लगे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में देर रात गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। बताया गया कि पुलिस को इन गो तस्करों की जानकारी एक वायरल वीडियो के जरिए मिली, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्हें पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाकर कार्रवाई की। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अहमदाबाद से। प्रधानमंत्री की रैली के वक्त नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
बावला में पीएम मोदी की रैली के दौरान पुलिस ने ड्रोन उड़ते हुए पकड़ा था। बाद में ड्रोन को उतारा गया और उसकी पड़ताल की गई। पता चला कि फिल्म शूट करने के लिए उसे उड़ाया गया था। इसी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, और क्या पता चल रहा है, क्यों उड़ा रहे थे ये लोग ड्रोन? देखिए, जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 5 बजे पीएम को वहाँ बावला के जो रैली थी आज, वहाँ पर उनको दहगाम के बाद उनकी रैली यहाँ पर बावला में थी और वहाँ पर बावला में पहुँचना था। उसी समय पर एक ड्रोन, वो माइक्रो ड्रोन जिसे कहें, वो एक सुरक्षाकर्मी की नज़र में गया और उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीएम की रैली का जो दायरा था 2 किलोमीटर का, वहाँ पर नो फ्लाई जोन घोषित किया था। लेकिन वहाँ पर ये ड्रोन देखने के बाद सुरक्षाकर्मी सचेत हुए और ड्रोन को नीचे उतारा गया। जो ड्रोन चलाने वाले थे वो 3 लोगों को हिरासत में लिया। बॉम्ब स्क्वाड ने वो ड्रोन की पड़ताल की गई तो उसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं था और केवल फिल्म की शूटिंग के लिए। तो पास में गांव है और वहीं पे कोई शादी के चलते ये फिल्म शूटिंग हो रही हो, ऐसा मानना है पुलिस का। लेकिन नो फ्लाई जोन में ये ड्रोन उड़ाने के मामले में 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री होने से पहले ही गहलोत और पायलट की खटपट शुरू हो गई। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गहलोत को 2 साल पहले कांग्रेस में हुई बगावत याद आ गई और उन्होंने बीजेपी का नाम लेकर पायलट पर हमला किया और इशारों में आरोप लगाया कि पायलट ने 19 विधायकों को होटल में बंद करके उनकी सरकार गिराने की कोशिश की। राजस्थान में उनका बस नहीं चला, आप सब चल नहीं पाए, उनकी खानी पड़ी। जिसके बाद पायलट ने गहलोत को नसीहत दी कि वो राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने पर ध्यान दें और उनके बारे में सोचना बंद करें। किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर के आसपास राजस्थान पहुंचने वाली है, जिससे पहले गहलोत ने एक बार फिर पायलट को निशाना बनाया। खबर है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने पायलट को गद्दार तक कह दिया था और बोला था कि जिसके पास 10 विधायकों का समर्थन है वो भला सीएम कैसे बन सकता है। इधर भारतीय सेना पर आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एक्टर ऋचा चड्ढा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी में चीन में हुई झड़प को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया, जिसके बाद मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में ऋचा चड्ढा के खिलाफ फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एफआईआर दर्ज कराई। अपील भी करता हूं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, टेलीविजन इंडस्ट्री से कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कम से कम आकर ये भद्दे मजाक को कंडेम करें। बीजेपी ने उन पर सेना के अपमान का आरोप लगाया, जिसके बाद ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट को लेकर माफी मांग ली। इस बीच गुजरात में हार्दिक पटेल के करीबी और कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं में ब्रजेश पटेल और जयेश पटेल का नाम भी शामिल है। लेकिन आरोप है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने के बाद उन नेताओं को कांग्रेस में किनारे कर दिया गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर करोड़ों रुपए की लिक्विड कोकेन बरामद कर ली। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से शराब की 2 बोतलें बरामद की गईं। बताया गया कि बोतलों में 3.5 किलो लिक्विड कोकेन थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक ये बोतलें नाइजीरिया के लागोस से मुंबई लाई गई थी। इधर खबर है कि बिहार में आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए डिजिटल जिहाद की साजिश रची गई, जिसका पता चलने के बाद राज्य के सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया गया और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वो आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार रहें। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर नाम की एक वेबसाइट जिहादी मीडिया का खतरनाक मंसूबा पूरा करने के मकसद से काम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस वेब पोर्टल से मुस्लिम समुदाय के लड़के और लड़कियों को जिहादी मीडिया के लिए काम करने के लिए बरगलाया जा रहा है। वेब पोर्टल के जरिए यह भी कहा गया कि अगर मुस्लिम नौजवान जिहादी मीडिया में काम करना चाहते हैं तो ये संगठन उन्हें मौका देने को तैयार है। हालांकि इस साजिश के कोडवर्ड को बिहार पुलिस ने क्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। फौरन राज्य के सभी जिलों के एसपी को अलर्ट करते हुए इस वेबसाइट की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए, ताकि वक्त रहते आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। इस बीच दिल्ली के पास गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पेट्रोल पंप पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बनाया, जिसमें बहस करते कुछ लोग अचानक मारपीट पर उतारू होते नजर आए। वीडियो में दिखा कि 2 लोगों ने एक दूसरे से धक्का मुक्की की और ऐसा होते ही उनके 2 और साथी इस लड़ाई में कूद पड़े। दावा किया गया कि लाइन तोड़कर पेट्रोल भरवाने की बात पर ये लोग आपस में उलझे, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। वीडियो में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटते नजर आए। इस दौरान उनमें एक के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वाले 4 लोग शराब के नशे में धुत थे, जिन्हें किसी तरह पंप के कर्मचारियों ने अलग कराया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। उधर मुंबई में खसरा से एक 8 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई।
बीएमसी की जानकारी के मुताबिक इस साल इस बीमारी के 233 मामले सामने आए हैं, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। दरअसल ये बीमारी तेजी से बच्चों में फैल रही है, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही मामलों की संख्या पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई। इधर शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 62,000 के पार पहुंच गया और वो 762 अंकों की बढ़त के साथ 62,273 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 217 अंक बढ़कर 18,484 पर रहा। कारोबार के दौरान आईटी सेक्टर के शेयरों में भी तेजी देखी गई। इस बीच बिहार के मधुबनी में शराब तस्करी के आरोपी को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोगों का कहना था कि पुलिस वाले बिना किसी सबूत के आरोपी को थाने ले गए और इसी बात पर गुस्साए लोग थाने में घुस गए। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई भी की। दावा किया गया कि पिटाई से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूक्रेन के खैरसोन के कई इलाकों में बिजली और पानी की किल्लत होने की वजह से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। हाल ही में पुतिन की फौज खैरसोन से पीछे हट गई थी, लेकिन आरोप लगाया गया कि उसकी सेना ने खैरसोन छोड़ने से पहले वहां इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि खैरसोन में रूसी फौज ने उन्हीं जगहों को चुनकर निशाना बनाया जहां से बिजली और पानी की सप्लाई होती थी, जिसके बाद खैरसोन शहर के साथ साथ दूसरे कई इलाकों में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कहा जा रहा है कि अब भी वहां के हालात नहीं सुधरे हैं। कई इलाकों में अब भी बिजली और पानी की सप्लाई बंद है। इसी वजह से लोगों को उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें भारी संख्या में लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते नजर आए, जबकि कई लोग एक ट्रेन में बैठते भी दिखाई दिए। बताया गया कि खैरसोन में हालात इतने खराब हैं कि कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो सकता है, जबकि पावर प्लांट के तबाह होने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए बिजली भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए लोगों को बिजली पानी की किल्लत वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़कर एक शख्स घंटों तक ड्रामा करता रहा और कई बार समझाने के बावजूद नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। वहां से आए वीडियो में वो आदमी ब्रिज के सबसे ऊंचे पिलर पर चलता नजर आया, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर पुलिस की टीम उसे नीचे उतारने में कामयाब रही। दावा किया गया कि ब्रिज पर चढ़कर हंगामा करने वाला आदमी मानसिक तौर पर बीमार था, जिसे पुलिस ने नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। उधर उथल पुथल के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा दिखने लगा है। पता चला है कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली होने वाला है और पूरी दुनिया के सामने उस पर डिफॉल्टर का ठप्पा लग सकता है, क्योंकि अगले महीने उसे एक सॉवरेन बॉन्ड चुकाना है। 5 दिसंबर तक उसके सामने $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ चुकाने की चुनौती है। पाकिस्तान की माली हालत देखते हुए ये चुनौती उसके लिए बेहद कठिन मानी जा रही है। पाकिस्तान की सरकार पर कर्ज अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। सॉवरेन बॉन्ड की देनदारी को जोड़ दिया जाए तो सरकार पर कर्ज 90% के पार पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की सरकार पर कर्ज का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके पीछे मोटे तौर पर 2 वजह हैं। पहली ये कि दुनिया की सारी बड़ी संस्थाओं ने पाकिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया और दूसरी ये कि उसके सारे दोस्तों ने अब उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम है चीन का, जिसे पाकिस्तान से अब कोई मोह नहीं दिख रहा। पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने में चीन का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा, बल्कि पता चला है कि पाकिस्तान पर कर्ज के लिए दबाव बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम चीन का ही है। ऊपर से पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता की वजह से हालात बेहद नाजुक हैं। इसका असर पाकिस्तान की करेंसी पर पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व में रखा विदेशी मुद्रा भंडार पहले से खाली हो चुका है। $1 के लिए 225 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से कुछ महीने पहले आई पाकिस्तान की बाढ़ ने उसे और बेहाल कर दिया। उसने IMF से इतना कर्ज ले लिया कि अब तक उसे चुकाने का प्लान नहीं बना पाया। IMF के अधिकारी पाकिस्तान से बार-बार पूछ रहे हैं कि कर्ज का भुगतान कैसे होगा, लेकिन पाकिस्तान रीपेमेंट का कोई प्लान तक नहीं दे पाया है। इसीलिए IMF ने भी अब पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि सऊदी अरब जैसे उसके सहयोगियों ने भी उसकी मदद से हाथ खींच लिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दबाव में है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। सब्जियों तक का इंपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने लगा है। सबसे बड़ी आफत यह है कि पाकिस्तानी रुपए के दम तोड़ने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है।
पिछले करीब 6 महीने से गिरते गिरते पाकिस्तानी रुपया अब तक अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि उस भंडार में बहुत बड़ी रकम सऊदी अरब और चीन ने जमा कराई हुई थी। दावा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान जो विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर रहा है वो असल में इन दोनों देशों से मिला हुआ कर्ज है, जिसका उसे बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये कि कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान तेजी से कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। इधर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को सीसीटीवी फुटेज लीक मामले में राहत नहीं मिली। उन्होंने तिहाड़ जेल के लीक वीडियो का मीडिया में प्रसारण रोकने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सत्येंद्र जैन अब हाई कोर्ट जाएंगे। वो इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले कुछ दिनों में तिहाड़ जेल के कई वीडियो सामने आने का दावा किया गया, जिसके बाद आरोप लगा कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बीच हरियाणा के रोहतक में 7 साल सेवा की बॉन्ड नीति के खिलाफ मेडिकल के कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बॉन्ड नीति के तहत 7 साल तक नौकरी करना जरूरी होगा, लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा नहीं करता तो उसे सरकार को 40 लाख रुपए देने होंगे, जिसके खिलाफ मेडिकल के कुछ छात्र हड़ताल पर चले गए और राज्य सरकार की इस बॉन्ड नीति का विरोध किया। हमारा 24वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। मेडिकल के इन छात्रों ने सरकार से इस बॉन्ड नीति को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। उधर राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में एक संदिग्ध को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने पर उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। अब उज्जैन की पुलिस दावा कर रही है कि उसने धमकी देने वाले संदिग्ध को पकड़ लिया। पकड़ा गया आदमी यूपी के रायबरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। और एक्सक्लूसिव खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले के आरोपी आफ्ताब ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए एक नहीं बल्कि कई धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब के फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद कर लिए। बताया गया कि बरामद किए गए चाकू किचन में रखे दूसरे चाकुओं से अलग और बेहद धारदार हैं, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया गया ताकि ये पता चल सके कि उनका इस्तेमाल श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में किया गया था या नहीं। हालांकि पुलिस अब तक दूसरा बड़ा हथियार बरामद नहीं कर पाई है। उधर मुंबई के नजदीक समंदर में श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस को शक है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आरोपी आफ्ताब ने उसका फोन वहीं फेंका था, जिसे बरामद करने के लिए दिल्ली और मुंबई पुलिस की कई टीमें समंदर में उतरी। अलग अलग नावों पर सवार होकर इन टीमों ने मुंबई के नजदीक के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा का फोन अगर मिल गया तो उसकी मदद से इस हत्याकांड के कई राज से पर्दा उठ जाएगा और इसके साथ ही पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ ठोस सबूत भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस वारदात को 6 महीने बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि इतने दिनों में आफ्ताब के खिलाफ ज्यादातर सबूत या तो नष्ट हो चुके होंगे या उन्हें आरोपी ने ठिकाने लगा दिया होगा। इसी वजह से जांच टीम न केवल मुंबई बल्कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी कई जगहों पर सबूतों की तलाश में जुटी है। इस बीच पंजाब में पुलिस वालों को सेना के जवानों की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। ये पुलिस वाले पंजाब के उन मशहूर लोगों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे जिन्हें पिछले कुछ दिनों में जान से मारने की धमकियां मिली। यही वजह है कि पुलिस वालों को सेना के जवान कमांडो ट्रेनिंग देते नजर आए। दावा है कि ये फैसला राज्य में बीते दिनों हुई हत्याओं के बाद लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेनिंग के लिए युवा पुलिस वालों को तरजीह दी जाएगी। 2010 तो बाद जो भर्ती है प्रेफरेबली उन्होंने सिक्योरिटी दिलाया जाए। इस ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ उन्हें फुर्ती से एक्शन लेने बल्कि हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी भी कराई गई। इसके अलावा उन्हें सेना के अधिकारी तेजी से बंदूकों में गोलियां भरने और उन्हें लोड करने के पैंतरे भी सिखाते नजर आए। इधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां जमीन विवाद के एक मामले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान इतनी लाठियां चली कि एक आदमी की जान चली गई। इस मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाते नजर आए। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद की वजह से यह मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वीडियो में दिखने वाले 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। उधर तेलंगाना सरकार में मंत्री माला रेड्डी के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आरोप है कि उन्होंने एक केस से जुड़े सबूतों को आयकर विभाग के अधिकारी से छीनने की कोशिश की थी, जिसको लेकर अधिकारी ने मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि माला रेड्डी ने उनके हाथ से जबरदस्ती लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई सबूत छीन लिए। तेलंगाना पब्लिक पूरा टीआरएस के तरफ है, जिसके बाद मंत्री माला रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में बंदरों से सुरक्षा के लिए थानों में लंगूर के कटआउट लगाए गए। पिछले काफी समय से बंदरों ने वहां आतंक मचाया हुआ था और थाने में शिकायत लेकर आए लोगों को वो परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो वहां रखे सामान को भी उठाकर ले जाते थे।
पुलिस वालों ने बंदरों को भगाने के लिए कई कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब कुछ वक्त से उनको राहत है। यहाँ तक कि नगर निगम की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन बंदरों पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद पुलिस को लंगूर के कटआउट का सहारा लेना पड़ा। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने रूस को एक आतंकी देश घोषित कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और ज्यादातर सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ऐलान कर दिया कि रूस उनके लिए एक आतंकी देश है। यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव में साफ लिखा गया कि रूस यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, यानी वहां के अस्पतालों, स्कूलों और पुलों को तोड़ा जा रहा है। यहां तक कि बिजली और पानी का मूलभूत ढांचा भी तबाह किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह प्रस्ताव पास होते ही ज़ेलेंस्की का बयान भी आ गया। उन्होंने यूरोप के सारे देशों को इसके लिए बधाई भी दी और धन्यवाद भी कहा। हालांकि यूरोपियन यूनियन का यह कदम केवल एक दस्तावेज से ज्यादा अहम नहीं है, क्योंकि रूस के साथ सारे कारोबारी रिश्ते खत्म करने से जुड़े फैसले तो यूरोप पहले ही कर चुका है। माना जा रहा है कि रूस पर प्रतिबंधों की भरमार के बाद यह फैसला यूरोप की झुंझलाहट से ज्यादा कुछ नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक तेंदुए ने एक आदमी पर हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि उसकी जान पर बनाई और उसे बचाने के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक घर के पास तेंदुआ खड़ा नजर आया, जिसे देखकर वहां हड़कंप मच गया और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, तो कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां वन विभाग की टीम पहुंच गई, जिसके जवानों ने तेंदुए को निकालने का काम शुरू किया। इसके लिए वो सबसे पहले एक घर की छत पर चढ़े और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की और काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। साथ ही 3 जगहों से करीब 1 करोड़ की नकली दवाइयां भी बरामद की गई। हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बताया गया कि 7 बड़ी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इधर कश्मीर के बारामूला में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आग की लपटों से घिरा नजर आया और काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। बताया गया कि आग में वहां की 4 दुकानें जलकर राख हो गईं, जिससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई गई। इस बीच भड़कती आग को बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन लपटें इतनी विकराल हो चुकी थीं कि उन पर काबू पाना दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया। तेल दीपक में डाला नहीं था, तेल दीपक में डाला नहीं था, इसलिए घर उजाला नहीं था। 100 बात की एक बात कही रंजना ने, विश्वमन इस तरह हो रहा क्यों? सांप तो हमने पाला नहीं था। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।